तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हेस लॉ। ओके, सो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो इसी पोर्शन में से पूछे जाते हैं जो मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स में। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना है हमने, और जो भी यहाँ से कैलकुलेशन है किस तरीके से फास्ट किया जाए उसके ऊपर काम करना है। पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है असाइनमेंट्स वगैरह करने में? सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं आ रहे हैं हाँ, आंसर। उनको एक बार आप मार्क कर लेना और मेरे को असाइनमेंट वाइज बताते चलना ना। यस सर। ओके, सो अभी मैं कर लेता हूँ हेस लॉ। तो हेस लॉ में अगर मैं पूरा इसका नाम लिखूं, इट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समिशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समिशन। एक एग्जांपल देके भी इसको समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, बाद में फिर न्यूमेरिकल इसके बेसिस के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी इससे हो पाएंगी। कल जो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस करे थे ना, उनको दिमाग में जरूर रखना। एक वो मॉलिक्यूल और मोल वाला जो पॉइंट है ना, उसको दिमाग में रखना। और एक रिवर्सिबल जो मैंने बताया था कि रिएक्शन को अगर रिवर्स कर देते हैं तो उसकी इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट साइन के साथ हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो उसको एक को दिमाग में रखना, बाकी हम कर लेंगे। ओके, सो वी नो दैट दिस इंथाल्पी is a state function. So if there is a change in enthalpy, because enthalpy h से इसको नोट करते हैं, दिस इज स्टेट फंक्शन। क्या मतलब होता है स्टेट फंक्शन का? स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ दैट चेंज इन enthalpy will be independent of path. It will not depend on the path. जो भी पाथ फॉलो किया जाएगा उससे क्या होगी, इंडिपेंडेंट होएगी, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। है ना, इनिशियल स्टेट क्या होएगी, रिएक्टेंट, फाइनल स्टेट क्या होएगी, प्रोडक्ट। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोले इंथाल्पी चेंज रिएक्शन के लिए सेम वैसे ही होएगी, चाहे ये एक स्टेप में होए रिएक्शन, चाहे तो 2 में होए, चाहे तो 3 स्टेप में होए। तो ये मतलब है इसका कि इंथाल्पी चेंज विल बी सेम वेदर द रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप और इन 2 स्टेप और इन 3 स्टेप। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे हेस लॉ को? नॉर्मली इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, एक रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में अकर कर रहा है, then its standard enthalpy is reaction enthalpy enthalpy of reaction जिसको हम बोल रहे थे, standard reaction enthalpy is sum of standard enthalpy of intermediate reactions. Enthalpies of intermediate reaction into which overall reaction may be divided. Into which overall reaction may be divided. तो इसको समझना है, जो डिफाइन किया इसी में सारा क्रंच है। अगर इसको समझ लिया सो क्लियर हो गया। एट सेम टेम्परेचर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद
वही है, अकेला थोड़ा सा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में, एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन करूंगा। अदरवाइज ये मेन टॉपिक में अगर बात करूं, ओके। हेस्ट लॉ क्या बोल रहा है? इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन if a reaction take place in several steps, नंबर एक चीज, कोई रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, वही रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में हो रहा था। A was getting converted into D, but now the same is occurring. First A is getting converted into B, then B is converting into C, देन सी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डी। इस तरीके से मान लो कोई प्रोसेस है जो कि सिंगल स्टेप में हो रही है, तो क्या ए से सीधा डी बन रहा है, और अगर वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो पहले ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है। ये बोल रहा है इफ ए रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी विल बी सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो ये जितने भी रिएक्शन है, अगर मैं ए से डी की बात करूं, है ना, ए से डी के लिए जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन आ रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी टू सी, बी सी टू डी। क्लियर हो गया? यस और नो? इंटरमीडिएट रिएक्शन का मतलब समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, यस अगर ये क्लियर हो गया, शुड वी प्रोसीड फर्दर? मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, लेकिन एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या? इंथाल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, that is graphite carbon form, you know graphite in solid state it is, it react with what? Oxygen which is in gaseous state to give carbon monoxide which is in gaseous state. Let us consider we are asked for the enthalpy change for this reaction. सोचो हमें पूछ लिया कि भाई इस रिएक्शन के लिए इंथाल्पी चेंज निकाल के दो, तो कैसे निकाल के देंगे? बैलेंस कर लिया पहले तो, ये तो आपको क्लियर ही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट, बट कुछ एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनेगी, है ना। कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी। सो इसीलिए हम इंथाल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को तोड़ दें, है ना, हमें ये पता चल जाएगी किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो अगर उस वैसे तोड़ दें और उनके लिए अगर हमें इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन पता हो, तो हम कुछ ना कुछ तरीके से इसको इनडायरेक्ट मेथड से निकाल पाएंगे। करके देखें। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे, इसी रिएक्शन को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? कार्बन विच इज अगेन ग्रेफाइट इन सॉलिड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट जिसको हम बोल देते हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन which is gas to give कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन के बारे में सभी को पता है, इसके इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में सभी को पता है ना। अगर मैं यहाँ पे इसका डाटा लिख दूं, डेल्टा एच आर इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस विल बी इक्वल टू -393.5 किलो जूल, जो कि आपको टेबल से इजीली मिल जाएगा, कैलकुलेटेड है जो कि, है ना, 393.5 किलो जूल पर मोल। अब आ जाते हैं, यहां से हमारे पास आ गया कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड which is again gas, when it react with oxygen gas, so we get carbon dioxide। ये दूसरा रिएक्शन हमारे पास है, और इस रिएक्शन के लिए अगर हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन लिखें, डेल्टा एच आर लिखें, तो ये कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू -283 किलो जूल पर मोल। यहां तक क्लियर है? ये दो रिएक्शन आपको क्लियर हो गए तो फिर अगला काम मैं करवा सकता हूँ। हाँ बच्चे, ये जो दो रिएक्शन है इनके बारे में डाटा हमें पहले से ही पता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उस दौरान क्या इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होता है? दिस इज -393.5 किलो जूल पर मोल। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो
तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन उसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, -283.0 किलो जूल पर मोल। तो ये वो रिएक्शन है जो कि हमें पहले से ही जिनके बारे में डाटा पता है। हमें क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। कोई तरीका है आपके पास? तो कैसे हम हेस लॉ को अप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। करें बच्चे? यहां तक अगर क्लियर है यस तो सर। ओके। यस सर। तो यहां पे आप चेक करो, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 करके कर दें। 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। थर्मोकेमिकल इक्वेशन नंबर 1, थर्मोकेमिकल इक्वेशन नंबर 2, थर्मोकेमिकल इक्वेशन नंबर 3, ऐसे करके इक्वेशन हमने डाल दी। अब आप देखो, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन? इसको रेड से लिख दे रहा हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन गैस, प्लस 1/2 ऑक्सीजन। सही है। लेकिन अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होएगा? कौन बताएगा? आयुषी बताएगी या मनीषा? तो पॉजिटिव होगा। इट विल बी पॉजिटिव। वैल्यू भी बताओगे? इट विल बी पॉजिटिव 283 किलो जूल पर मोल। ऊपर दे रखा है ना, किस रिएक्शन को अपोजिट किया हमने? ये जो थर्ड इक्वेशन है इसी को अपोजिट किया। यस और नो? जो रिएक्टेंट थे उसको प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, यही किया। कार्बन डाइऑक्साइड को लेफ्ट साइड में लिख दिया, जो लेफ्ट साइड में था उसको राइट में लिख दिया। अब साइन क्या हो जाएगा अपने आप से? मैंने बताया था, जब रिवर्स कर दोगे रिएक्शन को तो साइन क्या हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का? अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या मतलब? इसका नेगेटिव था तो उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फर्दर यस दूसरा सर। रिएक्शन क्या है हमारे पास? दूसरा रिएक्शन है कार्बन विच इज ग्रेफाइट एक्चुअली, in which state? Solid state. It is reacting with half of oxygen molecule to give us carbon monoxide, which is again gas. और इसके लिए आपको पता ही है क्या? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या निकल के आएगा, बता सकते हो अब? क्या नहीं? अगर नहीं समझ आया तो चेक करो। क्या करेंगे देखना। जो हमारे पास इक्वेशन आ रखी है पहले ऊपर, कौन सी? गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2। कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये इक्वेशन। और एक कौन सी इक्वेशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को जरा कंपेयर करो। इसमें क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो तो क्या आ जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग अस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, ऐसे ही आ रहा है। इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ना, ऐसे तो नहीं आएगा आपके पास। इसको मिटा दे रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, मेरे को लगा आप कर लोगे। So next we are having adding equation number 2 and equation number 4। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। क्या है? कार्बन। करना क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? कार्बन विच इज इन ग्रेफाइट फॉर्म, सॉलिड स्टेट, प्लस ऑक्सीजन विच इज इन गैसियस स्टेट, प्लस ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस स्टेट गिव अस। अब राइट हैंड साइड वाली टर्म देख लो, इसमें क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस स्टेट प्लस, और क्या चीज है ये?
राइट हैंड साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज इन गैसियस स्टेट प्लस हाफ ऑफ O2 विच इज इन गैसियस स्टेट। क्लियर है बच्चे? यस और नो? इन सभी को जब हमने ऐड किया, ऐड करने से होगा क्या उसको समझने की कोशिश करना आपने। ऐड करने से ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो गया। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, राइट हैंड साइड पे हाफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब इसको लेके आओगे तो ये क्या रह जाएगा? हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कट करके इसको हाफ लिख दूं यहाँ पे, इसको कट कर दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख दूंगा? 1/2। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो कि स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था, सबसे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 को चेक करो। व्हाट वाज दिस? कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अब हम इसकी इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमने जो इक्वेशन निकाली वो कैसे निकाली? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके। कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करके। तो जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी तो ऐड अप होएगा ना इसमें। जो इक्वेशन आपने दो इक्वेशन के सम से निकाली, तो उसके लिए जो आप इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो वो भी क्या होगा? सम ऑफ दीज टू रिएक्शंस और दीज टू इक्वेशंस। तो क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? डेल्टा एच आर फिर फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? इसके लिए वैल्यू थी -393.5 और इसके लिए वैल्यू कितनी है? +283। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सम अप करके? दैट विल बी द आंसर। समझ आ गया? यस और नो? बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल पाएंगे यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग लॉ हेस लॉ। अगर इसकी वैल्यू आप लिखना चाहें, अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब ही आ रही होगी ना? कितनी है वैल्यू इसकी? 110 110 110 किलो जूल पर मोल। So this is the value for this reaction और ये साइन रहेगा नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, समझ आ गया? यही चीज को यूटिलाइज करके यस हम नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए इसको देखने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ एक टर्म्स जो कि हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंथाल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट इज स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, तो नाम से पता चल रहा होगा कंबस्शन रिएक्शन में जो इंथाल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोल देंगे? इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। समझ आ गया कि नहीं? इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच सी फॉर कंबस्शन और यहाँ पे साइन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इंथाल्पी चेंज पर मोल डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इंथाल्पी चेंज पर मोल या पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस when it undergo combustion। जब भी कोई सब्सटेंस क्या कंबस्शन करेगा, कंबस्शन के दौरान कितना इंथाल्पी चेंज हुआ उसी को क्या बोल देंगे? इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। अब यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन बोलना है तो उसके इसमें क्या मैंने आपको पहले बता रखा है, सारी की सारी चीजें किस में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कुकिंग गैस का, जो कि ब्यूटेन मोस्टली रहती है, उसमें मोस्ट कंटेंट किसका है? ब्यूटेन का। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, C4H10 विच इज इन गैसियस स्टेट। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो कि गैस है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा?
वी विल बी हैविंग टू थिंग्स, कंबस्शन से दो ही चीजें मिलेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर विच इज इन लिक्विड स्टेट। तो ये हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं, जब इसको बैलेंस कर दिया, इट विल बी 13 डिवाइड बाई 2 और 4 एंड 5। तो इसके लिए इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन डिफाइन कर देंगे हम, दैट विल बी 2658.0 किलो जाउल पर मोल। इतनी एनर्जी मिलती है, लगभग 3000 किलो जूल के बराबर एनर्जी मिलेगी जब कौन बर्न करेगी, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन बर्न करेगी। इसी तरीके से दूसरे किसी चीज की कंबस्शन की भी आप बात कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज के लिए आप बात करो। ग्लूकोज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 which is in gaseous phase plus 6O2 will give you carbon dioxide and water. Again, carbon dioxide will be in gaseous phase, water in liquid phase. इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2802 किलो जाउल पर मोल। आप सोच सकते हैं कि जब ग्लूकोज का कंबस्शन होता है उस दौरान ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है इन कंपैरिजन टू जितना कि कौन, एक सिंपल ब्यूटेन गैस जो कि एलपीजी के अंदर है वो बर्न करती है। वहां पे 2600 के करीब है अमाउंट, है ना, 2658 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे कितना, 2800 किलो जूल पर मोल। तो आप समझ सकते हैं बॉडी के अंदर कितना हाई अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो रही है जब हमारी बॉडी के अंदर, क्या ये जो फूड के अंदर ग्लूकोज है उसका 1 मोल अमाउंट क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है? ये सनो, हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। नो। सो नेक्स्ट इसी में अगर डिफाइन करें, नेक्स्ट इज इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है एटमाइजेशन मतलब क्या, एटम्स में तोड़ देना, है ना। एक सिंपल सा प्रोसेस से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लिखेंगे कैसे इसको, रिप्रेजेंट करने का तरीका वही डेल्टा एच और नीचे क्या लिख देंगे, ए। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये साइन डाल देंगे। ओके, सिंपल एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैसियस फेज के अंदर, आपको पता है हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। लेकिन यही मॉलिक्यूल जब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, जो कि किस स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट में। तो ये प्रोसेस के दौरान जो हीट इन्वॉल्व करेगी, है ना, हीट इन्वॉल्व रहेगी, उसको बोल देंगे इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, दिस विल बी इक्वल टू 435 किलो जाउल पर मोल, है ना। ये कोई भी नंबर आपको याद नहीं रखना है, अकेला मैं इसमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि इतनी एनर्जी तकरीबन तकरीबन यूज होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसी को क्या बोल देंगे, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ आ गया? क्लियर, यस और नो? जब आप यस क्या करेंगे, एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, जब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे। कितने मॉलिक्यूल्स को, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब आप एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोल देंगे इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक और एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं मीथेन गैस का। मीथेन गैस में कौन कौन से एटम है आपको पता है, कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन, है ना। तो अगर ये मीथेन एक कार्बन में और 4 हाइड्रोजन एटम में टूट जाए, तो ये जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी इसमें, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसका वैल्यू कितना, 1665 किलो जाउल पर मोल। ओके, इस तरीके से सोडियम की बात कर लो, सोडियम मेटल है,
कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन सॉलिड से उसको किस में कन्वर्ट कर देना? सिंगल सिंगल एटम में कन्वर्ट कर देना गैसियस फेज में। तो उसके लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी, हीट एनर्जी, इंथाल्पी चेंज, उसी को क्या बोल देंगे? इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इसके केस में 108.4 किलो जूल पर मोल। समझ आ रहा है व्हाट इज इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन? बिल्कुल इजीली आपको समझ आ गया होगा। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन is the energy per mole required to convert the molecular form into atomic form, है ना? एटम्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना, उसके लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी इंथाल्पी चेंज रिक्वायर्ड है, उसी को बोल दिया इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट, बॉन्ड इंथाल्पी। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें, सोडियम के लिए जो है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों सेम है, सॉलिड टू गैस ये कन्वर्ट हो रहा है ना यहाँ पे। कल मैंने करवाया था इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन मेरे ख्याल में ना। नेक्स्ट इज बॉन्ड इंथाल्पी, बॉन्ड एनर्जी जिसको नॉर्मली हम बोल देते हैं, बॉन्ड इंथाल्पी। और इसके लिए सिंपल कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच, स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथाल्पी अगर लिखना है तो यहाँ पे बॉन्ड लिख देंगे, बस हो गया बॉन्ड इंथाल्पी। बॉन्ड इंथाल्पी क्या है? सिंपली जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो बॉन्ड बनने के दौरान कितना एनर्जी लिबरेट हुई और बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी को बोल देंगे क्या? बॉन्ड इंथाल्पी। क्लियर है? क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के दौरान क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी बाहर निकलेगी। तो मैं सिंपली अगर एग्जांपल दूं, जैसे क्लोरीन है Cl2 which is gas, it is getting converted into what? 2 chlorine atom in gaseous phase। तो इसके दौरान जो बॉन्ड टूटने के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, कौन कौन से बॉन्ड में? क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, उसी को क्या बोल दिया? बॉन्ड इंथाल्पी बोल दिया। बट इज द अमाउंट फॉर दिस 242 किलो जूल पर मोल। समझ आ गया? व्हाट इज बॉन्ड इंथाल्पी? बॉन्ड इंथाल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सिंपली, अगर आपको समझ आ रहा है तो। क्लियर है? यस और नो? यस सर। अगर ये भी Yes, sir. क्लियर है, सो नॉर्मली अगर मैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड इंथाल्पी के साथ रिलेट करना चाहूं तो क्या होती है? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन के दौरान क्या, यही बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड बनते हैं। रिएक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कुछ बॉन्ड क्या करते हैं? बनते हैं। तो इसीलिए इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या? दिस इज डिफरेंस ऑफ बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथाल्पी कितनी थी और बॉन्ड बॉन्ड बनने के बाद प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथाल्पी कितनी है ब्रेक करने और बनने के बाद, उन्हीं का डिफरेंस क्या होता है? दिस इज द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना? तो ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं अभी, है ना, कोरिलेट कर पा रहे हैं। अगर ये समझ आ गया, फर्दर लैटिस इंथाल्पी एक आती है हमारे पास, लैटिस को बोल देते हैं या लैटिस इंथाल्पी। जब हमने आयनिक बॉन्ड करा था तब भी मैंने एक बार इसको डिस्कस किया था, लैटिस इंथाल्पी। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इंथाल्पी तो पता है आपको, लैटिस क्या चीज होती है? हाँ, लैटिस मतलब क्या? जितने भी सॉल्ट के अंदर आयंस होते हैं, दे आर अरेंज्ड 3 डायमेंशनली एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये आपको पता रहेगा ना, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो आयंस हैं वो अरेंज रहते हैं। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इस तरीके से 3 डायमेंशनल रीजन में। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो इधर को भी सोडियम आयन आएगा और क्लोराइड आयन आएगा। सेम चीज नीचे की तरफ को भी होएगी।
सेम चीज लेफ्ट साइड में भी आएगी, सेम चीज आपकी पीछे की साइड को भी जाएगी, ऊपर की साइड को भी जाएगी, और सामने की साइड को भी आएगी ना। कौन है? सोडियम आयन एक पोजीशन के ऊपर, दूसरी के ऊपर क्या आएगा? क्लोराइड आयन। अगेन सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम, क्लोराइड, ऐसे करके 1 मोल ऑफ आयन, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ आयन जब क्या करेंगे, इस तरीके से 3 डायमेंशनल रीजन में अपने आप को अरेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो उसके दौरान जो हीट एनर्जी लिबरेट होती है उसको बोल देते हैं लैटिस एनर्जी। समझ आया? ये सुनो, या फिर उल्टा चल पड़ो, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी उसको बोल देंगे लैटिस एनर्जी और लैटिस इंथैल्पी। तो यहाँ पे जो मेन है टॉपिक, बॉर्न हैबर साइकिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। बॉर्न हैबर साइकिल कुछ समझ आ रहा है बच्चे कि नहीं? रिपीट करवाना है तो रिपीट भी करवा सकते हैं। यस सर प्लीज। लैटिस एंथैल्पी रिपीट कर दीजिए। लैटिस इंथैल्पी, यहाँ पे बॉर्न हैबर साइकिल को एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद आप समझना कि लैटिस इंथैल्पी का मतलब क्या होता है। ओके, तो क्या है, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड होता है, आपको पता है ना, नमक आप घर में यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है जब ब्रेक करेगा किसमें, अपने आयंस में टूट जाएगा। Na पॉजिटिव किस फेज में, गैसियस फेज में, प्लस Cl नेगेटिव ये भी किस फेज में, गैसियस फेज में। तो वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी इसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, जो एनर्जी सॉलिड नमक को किस स्टेट तक ले जाने के लिए, आयनिक स्टेट तक ले जाने के लिए, और किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, आयनिक स्टेट में ले जाने के लिए जो चाहिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस एनर्जी बोल देते हैं। और इसका अमाउंट कितना होता है, दिस इज 788 किलो जूल पर मोल। 1 मोल सोडियम क्लोराइड को अगर आपने आयंस में कन्वर्ट करना है और वो भी गैसियस स्टेट में, तो आपको इतनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। ओके, अब बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि बॉर्न हैबर साइकिल की मैं बात कर रहा था। बॉर्न हैबर साइकिल क्या बोलती है उसको समझते हैं पहले। ये बोलती है कि जब भी सोडियम क्लोराइड बनता है तो कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो कैसे बनेगा, तो एक साइड आपके पास रहेगा क्या, सोडियम एटम, इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट, सोडियम सॉलिड ही होता है, और एक साइड रहेगी आपके पास क्लोरीन गैस, Cl2 मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज, यही होता है। एक तो रहेगा सोडियम और एक रहेगी क्लोरीन गैस। अब ये जो सोडियम है, सोडियम सॉलिड स्टेट से पहले किस में जाएगा, गैसियस फेज में जाएगा। और सॉलिड स्टेट से अगर ये गैसियस फेज में जा रहा है तो इसको सॉलिड से गैसियस फेज में जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? सॉलिड स्टेट में एक सोडियम मेटल थी, उसको अगर आपने गैसियस फेज में लेके जाना है तो पहले वो मेल्ट होएगी, फिर उसको और ज्यादा हीट करेंगे, फिर वो गैसियस फेज में जाएगा ना। तो इसके लिए ये जो एनर्जी इन्वॉल्व है इसको क्या बोलते हैं हम, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये हमें पता है, पहले सॉलिड को सीधा गैसियस फेज में ले जाना उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है, यस और नो? यस सर। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना। अब सोडियम से, सोडियम जो गैसियस स्टेट में है इससे क्या बनना है, सोडियम आयन बनना है। क्या बनना है, Na पॉजिटिव आयन बनना है, जो कि किस स्टेट में होएगा, गैसियस स्टेट में होएगा। तो सोडियम आयन बनने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? तो यहाँ पे मैं आयनाइजेशन इंथैल्पी लिख रहा हूँ, IE। क्लियर है, यस और नो?
सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? आयनस एनर्जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था आपने। इन द सेम मैनर ये जो क्लोरीन है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? क्लोरीन एटम में। तो ये जो मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल होंगे? हाफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही क्लोरीन चाहिए ना, मैं तो इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? क्लोरीन एटम फर्स्ट। किसमें कन्वर्ट होएगा? क्लोरीन एटम में पहले ये कन्वर्ट होएगा। जब ये क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें क्या होएगा? एड अप इलेक्ट्रॉन। क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसको क्या बोल देते थे हम? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो डेल्टा एच इजी करके लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसको आप बोल सकते हैं डेल्टा एच ए, और इसके बाद फर्दर क्या? डेल्टा एच इजी। इजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जब ये इस तरीके से हमारे पास आ गया, क्या? अब Cl नेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव क्या करेंगे फर्दर? इसके बाद Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन के दौरान अब जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी, दैट विल बी व्हाट? लैटिस इंथैल्पी। समझ आया? अब जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी दैट विल बी व्हाट? लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी मतलब क्या? जब एक आयन जो कि फ्री स्टेट में था, अब इसको समझेंगे जो आप बोल रहे थे कि समझना है। एक आयन जो कि फ्री स्टेट में था और दूसरा आयन जो कि फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब क्या? सोडियम आयन जो कि गैसियस फेज में है, वो कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। क्लोराइड आयन जो कि गैसियस फेज में है, वो भी कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। जब यही आयन जो कि फ्री स्टेट में थे, जब ये एक दूसरे के नजदीक आए, नाउ दे आर फीलिंग अट्रैक्शन टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्शन की वजह से अब क्या? दे कांट मूव। अब वो मूव नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। अब मेरे को Yes, sir. बताओ, जब ये पहले फ्री थे तो इनके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। आयन कहीं भी मूव करे जा रहा था तो उसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। अब वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? हीट फॉर्म में। और वो बाहर निकलेगी और उसी को क्या बोल देंगे? हीट इंथैल्पी बोल देंगे। सॉरी, दिस इंथैल्पी ऑफ लैटिस इंथैल्पी बोल देंगे। समझ आ गया? या लैटिस एनर्जी जो हम टर्म यूज करते हैं, समझ आ गया? यस और नो? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दो आयंस थे, एक था सोडियम आयन, एक था क्लोराइड आयन। दोनों क्या थे? फ्री स्टेट में थे। फ्री स्टेट का मतलब वो क्या? मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिधर मर्जी जा सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? जब वो एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से क्या हो गया? उनके बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से अब वो मूव नहीं कर सकते। जब वो मूव नहीं कर सकते, जो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी अब? बिकॉज एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म, हीट की फॉर्म में वो बाहर निकलेगी। और इसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? लैटिस इंथैल्पी बोल देते हैं। कब बोलेंगे लैटिस इंथैल्पी? जब वन मोल ऑफ आयन विल अप्रोच अदर आयन। ओके, जैसे सोडियम आयन, वन मोल आयन सोडियम आयन अप्रोच करेंगे किसको? वन मोल ऑफ क्लोराइड आयन को। तो जो एनर्जी निकलेगी उसको बोल देंगे लैटिस इंथैल्पी। क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. अब इसमें सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार मैं समराइज कर देता हूं। क्या था? सबसे पहले सोडियम जो कि सॉलिड फेज में था, पहली चीज हुई है ना, ये किस में चला गया? गैसियस फेज में। कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व रही? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसको मैं डेल्टा एच एस यू बी करके लिख दे रहा हूं, विच इज इक्वल टू 108.4 किलो जूल पर मोल इन दिस केस। दूसरे स्टेप, ये जो सोडियम है जो कि गैसियस फेज में आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन।
ओके इस केस में जो इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व रहेगा उसको क्या बोल देंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच आई करके लिख दे रहा हूँ, है ना, समझ जाओगे शायद आप। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें, दिस इज 496 किलो जूल पर मोल। फर्दर थर्ड वन, अब मैंने बात करी थी क्लोरीन की, 1/2 Cl2 हमने लिया था वहां पे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, क्लोरीन एटम विच इज इन गैसियस स्टेट। आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक क्लोरीन है, राइट हैंड साइड पे भी क्लोरीन है, ऐसे नहीं है। क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है उसको टूटने में, अभी मैंने पूरा लिखा नहीं इसको, पहले इसको कर लेते हैं, हाफ ऑफ Cl2 गिविंग अस क्लोरीन एटम। तो इसके लिए क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास आएगी, तो दिस विल बी 1/2 डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज इक्वल टू व्हाट, 121 किलो जूल पर मोल। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए, फुल क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज 242। लेकिन अब क्या, ये हाफ मॉलिक्यूल है तो उसके लिए कितनी आएगी, 121। इसको समझ लेते हैं। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना, इसको ब्रेक करने के लिए, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए कितनी चाहिए, 242 किलो जूल पर मोल चाहिए। अगर एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए 242 चाहिए, तो आधे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए कितनी चाहिए होगी, 121। समझ आएगा नहीं? तो यहाँ पे हम सिंगल एक क्लोरीन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने क्या कर लिया, इसको हाफ Cl2 लिख दिया। अदरवाइज अगर दो सोडियम क्लोराइड की यूनिट के लिए कर रहे होते तो मैं यहाँ पे फुल क्लोरीन लिख रहा होता। चलो, अगर यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है बच्चे? पूछना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, यस और नो, थर्ड स्टेप क्लियर है? सर ऊपर तो आपने वो एटोमाइजेशन लिखाया था, जहाँ पे अरे, आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोथ आर सेम इन दिस केस। जैसे सोडियम के केस में है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही है, सोडियम सॉलिड टू सोडियम गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इट इज। सेम चीज आप क्लोरीन के केस में बोल रहे हो। यस ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बोथ आर गोइंग टू बी सेम इन दिस केस, है ना। बॉन्ड टूटेगा तभी तो क्लोरीन बनेंगे। चलो, अगर ये क्लियर है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होएगा, दिस क्लोरीन विल गेन अप इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फेज में। लेकिन इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम, क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। सो डेल्टा एच इजी करके लिख रहा था मैं, दिस वाज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव 348.6 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू इसकी है। अगर ये भी क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दी सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सोडियम इन विच स्टेट, गैसियस स्टेट, क्लोराइड इन विच स्टेट, गैसियस स्टेट, they combine with each other to give what, sodium chloride solid, NaCl. 1 mole of sodium ion, 1 mole of chloride ion combine with each other to give 1 mole of sodium chloride. So this is now what, enthalpy, कौन सी enthalpy, lattice enthalpy। ठीक है, तो lattice enthalpy will be what, दिस विल सम ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेसेस आपने ऊपर से नीचे तक अभी तक पढ़ी, उन सभी की जो इंथैल्पी चेंज है उसका सम होएगा, क्योंकि इन सभी के बाद ही हमारे पास ये चीज आ रही है। समझ आया? सीधा सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है ना। तो वो सारी की सारी के लिए जो इंथैल्पी है वो सम अप होएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहली आई थी हमारे पास 411.2 आई थिंक, है ना, फिर प्लस 108.4, चेक करो ऐसे ही था, 108.4, फिर 121, 21 फिर 9 496। ठीक है, और ये नेगेटिव, तो इसको अलग से कर लेंगे पहले, अगर लिख लेना है तो इसी में, -348, ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लैटिस इंथैल्पी आ जाएगी। समझ आ गया? जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनकी लैटिस
उनकी इंथाल्पी का सम जो रहेगा दैट विल बी लैटिस इंथाल्पी। क्लियर है? Yes. ओके, अगर ये क्लियर है तो फर्दर इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है, सारी चीजें ये ऐड कर लेना और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इंथाल्पी ऑफ लैटिस इंथाल्पी, सॉरी नॉट इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। व्हाट इज दिस इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन? यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका। Enthalpy of solution is enthalpy change when 1 mole of it dissolve in specified amount of solvent। है ना, आपने पार्टिकुलर सॉल्वेंट लिया और उसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो क्या हीट एनर्जी उसमें हुई आपको पता होगा। जब हम किसी सब्सटेंस को, मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद इसके अंदर कोई सॉल्ट ऐड करा। अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक सॉल्ट को ऐड करते हैं, ये कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरे सॉल्ट को ऐड करते हैं तो ये कंटेनर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आपने लैब में अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये है क्या, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब आपने क्या करा, कोई कंपाउंड लिया, उसको पानी में या किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड किया, तो क्या हीट वेरिएशन हो रही है, क्या हीट चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोल देंगे हम, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गया, यस और नो? इसको डिफाइन कर दे रहा हूं, कितना सब्सटेंस होएगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। enthalpy of solution of a substance is enthalpy change when 1 mole of it dissolve in specified amount of solvent। है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो सकता है, ग्राम के अंदर 100 ग्राम बोल दिया, 100 ml बोल दिया, है ना, उसके हिसाब से अलग अलग प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंथाल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक और होता है, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी पता ही नहीं है कितनी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, हाँ बहुत ज्यादा, मतलब लगभग 50 लीटर में सॉल्यूट डाल दिया थोड़ा सा और उसके बाद हीट वेरिएशन चेक किया, तो उसको बोल देंगे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है बच्चे, यस और नो? यस सर। अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। व्हाट इज इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन? जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड कौन, AB, जो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अब जब इसको पानी में हम डालेंगे, यार मैं नमक का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आपने क्या किया, कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर डाल दिया पानी और पानी में डाल दिया नमक। नमक मतलब NaCl। जब आप NaCl को पानी में डालेंगे जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जैसे ही आप पानी में नमक को डालेंगे तो ये नमक क्या करेगा, इसका जो यूनिट्स है वो चेंज हो जाएंगे किसमें, आयंस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इन आयन के बीच में आके सराउंड कर लेंगे इनको, इधर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल किसी पार्टिकुलर आयन को सराउंड कर रहे हैं,
अगर मैं यहाँ पे आपको पूरा करके ड्रॉ करके बताऊं, तो जैसे सोडियम आयन रहेगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल कैसे सराउंड करेंगे, नेगेटिव एंड इसकी तरफ को हो जाएगा, पॉजिटिव एंड बाहर की तरफ को, इस तरीके से। ये जो प्रोसेस मैं लिख रहा हूं, क्या वाटर मॉलिक्यूल का किसी आयन को सराउंड करना, इसको बोल देते हैं हाइड्रेशन। क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन। और अगर कोई भी सॉल्वेंट है तो उसके केस में हम टर्म यूज कर लेते हैं सॉल्वेशन। समझ आ रहा है बच्चे, यस और नो? यहाँ पे अगर आप देखें, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, 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 इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर फिर क्लोराइड आयन के केस में क्या सिचुएशन होती है, तो क्लोराइड आयन को भी देख लो। ये होएगा Cl नेगेटिव आयन, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल कैसे सराउंड करेगा, HOH, 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 ऐसे ही HOH। रीजन बीइंग दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। समझ आ रहा है किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल डील करेगा इन आयंस के साथ? इनको क्या कर लेगा, घेर लेगा। ओके, इनको सराउंड कर देगा। जब इनको सराउंड कर लेगा, अब ये जो प्रोसेस हुई इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे इस टर्म में, लेकिन अदरवाइज क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेशन बोल देते हैं। तो अब आप समझो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड जब पानी में गया तो पानी के मॉलिक्यूल सोडियम और क्लोरीन के बीच में आ गए। उन दोनों को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। यस और नो? जब लैटिस बनी थी तो एक एनर्जी लिबरेट हुई थी, वही लैटिस जब तोड़नी है तो उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब मतलब सिंपल, अगर मैं इस प्रोसेस को तोड़ दूं नंबर ऑफ स्टेप्स में, जैसे मैं ए बी के लिए अब बता रहा हूँ, है ना, सोडियम क्लोराइड को छोड़ दिया मैंने, क्या ए बी जो कि एक क्या था, सॉलिड था। जब इसी सॉलिड ने किस में कन्वर्ट होना है, आयंस के अंदर कन्वर्ट होना है। कौन से आयंस, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, जो कि गैसियस फेज में होएगा। इनमें अगर उसने कन्वर्ट होना है तो उसको किसकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लैटिस एनर्जी की, डेल्टा एच लैटिस। अब ये दो आयन अगर टूट रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन, तो तभी टूटेंगे ना। क्लियर है? अब यही आयन क्या कर रहे हैं फर्दर, आगे चल के इनको वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब सराउंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, अब गैसियस नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एक्वस, प्लस बी नेगेटिव, एक्वस। एक्वस समझ रहे हैं, ये जो सराउंडेड आयन है, ये वाटर मॉलिक्यूल ने जब इसको सराउंड कर दिया, तो अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, Cl नेगेटिव एक्वस। ये मतलब होता है इस एक्वस का जो हम लिखते रहते हैं नॉर्मली। ओके, तो Cl नेगेटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस जब बना, तो उसके लिए कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व रही, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन। और अगर डायरेक्टली आप चाहते हैं इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच सॉल्यूशन। ठीक है, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन इस तरीके से क्या हो जाएगा, सम ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी और लैटिस इंथाल्पी। क्लियर है, यस और नो? एक ही चीज दो स्टेप में हो रही है और वही चीज सिंगल स्टेप में हो रही है, तो सिंगल स्टेप में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही डबल स्टेप में लगेगी ना। तो दैट्स वाई इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस इंथाल्पी दोनों का सम करोगे तब जाके आपके पास क्या आएगी, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। मेरे ख्याल में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन लैटिस और सॉरी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। इन द सेम मैनर देयर इज इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये समझ आ गया बच्चे यहाँ तक, या रुकना है इसमें, यस सर। रुक जाना है, क्या बोल रहे हो, रुकें इस पे या चलें आगे?
नो सर। लास्ट लास्ट टर्म है, इसको कर लेते हैं, बाकी बाद में। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद रही हो। क्या? जब मैं बता रहा था कि किसी सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं तो हीट इवॉल्व होती है या हीट अब्जॉर्ब होती है, कभी वो ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ऐसे होता है ना, कुछ सॉल्ट में ठंडा हो जाता है, कुछ में गर्म हो जाता है। तो वो जो हीट चेंज है, इंथाल्पी चेंज है, उस प्रोसेस के दौरान उसको क्या बोल दिया हमने? हीट ऑफ सॉल्यूशन बोला ना। इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? मैंने वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल दे दिया था आपको, अगर आपको याद हो। याद है? यस सर। हाँ। तो व्हाट इज इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन, वो वहीं से पकड़ना आपने। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर लेके और इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी। और पानी के अंदर क्या ड्रॉप कर रहा हूं अब? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं ना। यस और नो? यस सर। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन के दौरान क्या हो रही है? हीट इवॉल्व हो रही है, ये कंटेनर गर्म हो जाता है। तो जो हीट इवॉल्व हुई ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, उसी को क्या बोल देंगे? इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इजी है कि नहीं? यस सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज आल्सो द इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना? क्या है ये? दिस इज इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, but the change associated in enthalpy with the addition of specific amount of solute to specified amount of solvent at constant temperature and pressure, this is known as enthalpy of dilution. Define अगर करें तो कैसे करेंगे? Change, पूरा लिख देते हैं, इंथाल्पी चेंज है ना, चेंज इन इंथाल्पी और इंथाल्पी चेंज एसोसिएटेड with addition of specified amount of solute. सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, बेसॉल्ट भी हो सकता है, ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है ना, कुछ भी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू specified amount of solvent at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. That is known as what? Enthalpy of dilution. ओके, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ से इजीली ऐसे ही समझ जाओ। अगर लिखना ही है तो लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैसियस फेज में होता है, अगर उसमें पानी आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? दिस which will be giving rise to enthalpy change that is equal to what? -69 किलोजूल पर मोल। तो इस तरीके से आप इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक्वस जो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा, दिस इज फॉर वाटर, मतलब क्या? 10 वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे, जब HCl को 10 वाटर मॉलिक्यूल मिले तो ये हमारे पास बन गया, 10 वाटर मॉलिक्यूल ने HCl को सराउंड कर दिया और ये हीट एनर्जी इसमें इन्वॉल्व रही, जिसको हमने क्या बोल दिया? इंथाल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोल दिया। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आपको, यस और नो? यस सर। तो इस तरीके से ये आपका नॉर्मल टर्म्स। लास्ट टॉपिक हमारा है स्पॉन्टेनिटी, जो कि मैंने पहले ही आपको वैसे डिस्कस कर रखा है। मेन जो उसमें पॉइंट है दैट इज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस
ये हमारे पास रिलेशन है जहाँ तक हमने पहुँचना है। और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डेल्टा जी इफ it is less than 0, that is negative, then the process is spontaneous. And if it is greater than 0, non-spontaneous. And if it is equal to 0, then the process is in equilibrium. क्लियर है? ये तीन चीजें यहाँ से हम सीखेंगे इंथाल्पी, सॉरी, दिस गिव्स फ्री एनर्जी चेंज से। वो कल शायद हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर जाएंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो पूछ सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी, उनको मैं पार्टिकुलरली, अगर ये कल हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी ले लूंगा। ठीक है, Okay, यस सर। ओके, ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक Thank यू you. सर।